हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर न्यूज़पेपर और मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और प्रीलिम 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 21 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी में द हिंदू के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स की घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल आज जो हमारा है वो टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। वास्तव में जो इशू है उस पर तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हुआ क्या है कि महाराष्ट्र में एक लोकल पार्क का नाम टीपू सुल्तान के रखने पर वहाँ पे दो पक्षों में विवाद हो गया। न्यूज़ में आया था, बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन हिस्ट्री की दृष्टि से या कहें कि मॉडर्न इंडिया की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट केवल आज की घटना से ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए 2017 में टीपू सुल्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। राज्यसभा टीवी में भी टीपू सुल्तान के बारे में आया था। तो अभी तक ये क्वेश्चन यूपीएससी में पोस्टपोन है, तो मे भी इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम आपको यहाँ पे टीपू सुल्तान का एक पूरा होलिस्टिक कवर करा देंगे, ताकि इसके बाद आपको फिर कोई क्वेश्चन टीपू के बारे में ना तो मॉडर्न में पढ़ना पड़े ना कहीं और से पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इन्हें मैसूर का बाग यानी कि मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था। उस समय का मैसूर का मतलब आज का जो कर्नाटक का क्षेत्र है, थोड़ा सा हैदराबाद का जो क्षेत्र है और थोड़ा सा जो केरला का क्षेत्र है, इसको कहते थे मैसूर। ठीक है, मैसूर का जो नेतृत्व इन्होंने किया था 1782 से 1799 के मध्य किया था। इससे पहले इनके पिताजी यानी कि जो हैदर अली हैं वो मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे। वास्तव में यहाँ पे कहानी ये है कि मैसूर में सबसे पहले वाडियार वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन हैदर अली जो कि एक सेनापति थे, उन्होंने अपनी सत्ता में मजबूती करके वाडियार वंश के इस राजा को हटा दिया, या कहें कि उनके अयोग्य राजा होने के कारण उसको समाप्त करके स्वयं गद्दी पर बैठ गए। तो इसलिए हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। टीपू ने अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए यूरोपीय मॉडल पर सेना का गठन किया, यानी कि अपनी सेना में कई सारे फ्रांसीसी कमांडरों की मदद से ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराई अपने सैनिकों को, वो यूरोपीय थी, यानी कि भारतीय नहीं थी। दूसरी बात, तोपखाना जो था उसको अच्छे से यूज किया। रॉकेट प्रयोग को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले डिंडीगुल में, यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन बना देता है, डिंडीगुल में तोप खाने का निर्माण किसने किया था? हैदर अली ने। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि डिंडीगुल में हैदर अली ने नहीं, टीपू सुल्तान ने। तो आप कहेंगे नहीं साहब, डिंडीगुल में तो हैदर अली ने ही किया था। ठीक है, नौवहन विभाग का इन्होंने गठन किया था ताकि ये अंग्रेज़ों की जो नौसेना है उसे परास्त कर सकें। और इसी दिशा में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में मैसूर के 4 लड़ाइयाँ हुई। आपसे इन चारों लड़ाइयों पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे इन पे पूछेगा संधि को लेकर, और संधि के साथ उनके गवर्नर को लेकर। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कन्फ्यूज़न इसलिए भी बच्चों को हो जाती है क्योंकि इसी समय आपको पता होना चाहिए कि मराठा और आंग्ल संघर्ष भी शुरू हो गया था। ठीक है, तो मराठा और आंग्ल संघर्ष जो हुआ था वो वास्तव में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। तो अभी हम आपको वो चीज़ें भी क्लियर कर देंगे। और दूसरी एक और ख़ास बात आपको याद रखनी है कि मराठा और आंग्ल संघर्ष जो हुए थे वो केवल 3 थे, लेकिन मैसूर के साथ जो हुए थे वो 4 हुए थे। ठीक है, तो 4 युद्ध मैसूर के साथ और 3 युद्ध किसके साथ? मराठों के साथ। मराठों के जो 3 युद्ध थे उसमें पहला था सालबाई की संधि, दूसरा था बसीन की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, राजपुर की संधि, वो सब अलग अलग संधियाँ हुई थी। और तीसरी लास्ट में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त करके पूरे के पूरे मराठा को अपने में शामिल कर लिया जाता है। तो ये मराठा यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सालबाई की संधि का संबंध क्या मैसूर से है? तो नहीं, किससे है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। ठीक है, जो कि 1784 में संधि हुई थी। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के दौरान हुआ। डेट याद रखना। इस दौरान मद्रास की संधि हुई, कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। और लॉर्ड वेरेलस ने, जो कि अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि थे, गवर्नर थे, उन्होंने संधि की थी। इसमें किसने नेतृत्व किया था मैसूर का? हैदर अली ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के दौरान।
इस दौरान भी हैदर अली ने ही नेतृत्व किया था, लेकिन बीच में इनकी मौत हो गई थी, तो आगे के युद्ध को टीपू ने जारी रखा और टीपू ने फिर आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स से संधि की, जिसे मैंगलोर की संधि कहते हैं। और इसी समय 84 में ही सालबाई की संधि होती है। वॉरेन हेस्टिंग करते हैं किसके साथ? मराठों के साथ में, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लिस्टर याद रखिए। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं अपने नोट में कि सालबाई की संधि का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से था। ठीक है। तीसरा जो हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ 1790 से 92 के दौरान, जो कि कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे हुआ। आप सोच रहे होंगे सर कहानियाँ क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे हिस्ट्री ऑप्शनल में हमने लगभग 8 घंटे खपाए थे। तो आप क्या चाहते हैं 8 घंटे की कहानी 8 मिनट में कैसे बताई जा सकती है? अगर आपकी इच्छा है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हमने वहाँ पे बताया है, तो आप मॉडर्न इंडिया के ऑप्शन क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और एक और बात, जब हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे भी डिटेल से ही बताएंगे। बट अभी आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रीलिम करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ रहे, तो उसके हिसाब से देख ले रहे कौन कौन से तथ्यात्मक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर 1799 में क्या हुआ कि जब टीपू मर गया या टीपू को पराजित कर दिया गया, तो वेलेज़ली ने वाडियार वंश के राजा को फिर से इसमें नियुक्त किया, उसके अल्पवयस्क पुत्र को, और उससे कहा कि आप हमारी सहायक संधि को स्वीकार कर लो। अब आपके दिमाग में आएगा सर सहायक संधि क्या होती है? तो अभी इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्या है, इन्होंने और काम क्या किए थे? टीपू ने फतुल मुजाहिदीन नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसका मकसद था सैन्य मैनुअल, यानी कि सेना कैसी होनी चाहिए, यानी कि सेना का कैसा रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, उसके पास कौन कौन से वेपन्स होने चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज बनाना चाहिए, मतलब सैन्य संहिता इन्होंने लिखी थी। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फतुल मुजाहिदीन की रचना किसने की थी या किस चीज़ से संबंधित पुस्तक है, तो आप बता देंगे। स्वतंत्रता का इन्होंने वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। नागरिक टीपू अपने आप को कहा था सिटीजन के तौर पर, और जैकोबिन क्लब का मेंबर बने थे। इन्होंने न केवल शारदा देवी की प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि जो श्रृंगेरी मठ है उसके लिए भी इन्होंने दान दिया था। श्रृंगेरी मठ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है सहायक संधि। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई। ठीक है। इसके प्रावधान क्या थे? इन दो पे तो क्वेश्चन आ चुका है आपसे। अब हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जा सके कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने बैक ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था कि डलहौजी के द्वारा व्यपगत के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्यों का क्रम क्या है। ठीक है, यानी कि रियासतों का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ही बन सकता है, तो आपको इस अप्रोच को भी ध्यान में रखना है। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी ये संधि कंप्लीट करा दें। वास्तव में संधि 1798 में वेलेज़ली के द्वारा लाई गई थी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस साधारण शब्दों में हम बताएं, वैसे ये लाइन काफ़ी टफ लिखी गई है। साधारण शब्दों में ये है कि उस समय जो रियासत होती थी, तो उन रियासतों को अपने पड़ोसी देशों से या अपने पड़ोसी रियासतों से खतरा रहता था। ठीक है। तो इन रियासतों के राजा ने अंग्रेज़ों से कहा कि आप हमारी रक्षा करोगे? तो अंग्रेज़ बोले बिल्कुल करेंगे साहब। तो अंग्रेज़ों ने कहा हम रक्षा तो करेंगे, हमारे यहाँ की जो सेना है वो आपके यहाँ रहेगी, आपके यहाँ खाएगी, आपके पैसे पर मौज करेगी और आपकी रक्षा करेगी। आपकी रक्षा न केवल बाहरी स्तर पर करेगी बल्कि आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करेगी। सिंपल सी बात, अगर हम ये कहें कि उस समय का जो राजा था अपनी शक्ति को यथावत बनाए रखने के लिए जो मदद ली उसे कहते हैं सहायक संधि। अब अंग्रेज़ तो इतने अच्छे थे नहीं कि केवल पैसे और मौज मस्ती में ये सारा काम कर दें। ठीक है। अब एक और बात बताएं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, बाकी हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो ये कि जो राजा स्वीकार नहीं करते थे वो बोलते थे हमें क्या खतरा अवध से, हमें क्या खतरा मराठों से। तो ये जानते हो क्या बोलते थे? बोलते कोई बात नहीं, आपको खतरा नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम अवध के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम युद्ध करो हैदराबाद के ऊपर, हम मदद करेंगे तुम्हारी। तो ये बोला नहीं 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 बाबूजी ऐसा मत करिए, हम आपकी ये बात स्वीकार कर ले रहे हैं। इसी में एक महारथी हैं टीपू सुल्तान, उन्होंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। वो बोले जाओ, तुम्हारे जैसों को मैं ना जाने कितनी बार देख लूँगा,
इसी में टीपू ने स्टेटमेंट दिया था कि शेर की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए, गधों की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। ठीक है, तो वही बात है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, ये बातें जब समझ गए तो अब आपको ये कहानी पता चल गई कि सेना जो रखी जाएगी उसका खर्चा कौन उठाएगा, वहाँ का राजा। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, जब इतना ये काम करेंगे चौधरी बन के, तो ये कुछ शर्तें भी रखेंगे ना कि भाई अगर हम आपकी सुरक्षा करेंगे तो ये कुछ शर्तें और आपको माननी पड़ेंगी। तो राजा बोला कि ठीक है भाई, बता दो कौन कौन सी शर्तें। तो पहली शर्त इन्होंने कहा कि आप किसी भी देसी राजा से, पड़ोसी से अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो हमसे एक बार पूछ लेना, और अगर आप उससे संधि करने जा रहे हैं तो भी हमसे पूछ लेना। पता चले कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं बैठे, हमारी जो भी सेना है वो पावरी कर रही है और आप बोल दिए कि युद्ध करने जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। या हमारी सेना मान लो किसी पड़ोसी देश से लड़ के आई है, आपके कारण उसने दुश्मनी ले ली है और थोड़ी देर बाद आप उससे समझौता कर ले रहे हो जाके, तो हमारी सेना की बेइज्जती होगी ना। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आपको करना है तो आप हमसे परमिशन लेंगे, और इस परमिशन के लिए हम एक और काम करेंगे कि हम आपके यहाँ अपना एक रेजिडेंट रखेंगे, मतलब हमारी एक कमांडर वहाँ पे होगा जो सेना को देखेगा और आपकी एक्टिविटी पर नज़र रखेगा, और ये भी देखेगा कि आप अंग्रेज़ों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे बुद्धि लगाना, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे। पुर्तगालियों को तो पहले ही निकाल चुके थे, डचों को पहले ही बार कर चुके थे, डेनिस को उन्होंने खरीद ही लिया था, तो बचा कौन था यहाँ पे। पुर्तगालियों से वैसे इन्होंने रिश्तेदारी निभा ली थी, कैथरीन नाम की जो लड़की थी उससे विवाह हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये तीन तो भगा ही चुके हैं, बचा कौन, चौथा फ्रांसीसी। तो सिंपल सी बात है, फ्रांसीसी को आप दोस्त नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्रांसीसी से इनकी लड़ाई होती थी, और आपको अच्छे से पता है कि वही दौर है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, फ्रांस को ये नहीं वो कर रहे थे। अब मे भी हो सकता है यूपीएससी थोड़ी और चालाकी कर दे, फ्रांस यहाँ पे वर्ड दे दे कि साथ ही आप फ्रांस के किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, सिंपल सी बात है, नहीं रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। साथ ही क्या है कि इसमें एक बात कही जो कंपनी ने कि देखो हमारा रेजिडेंट तो वहाँ पे रहेगा, लेकिन आप आंतरिक रूप से क्या कर रहे हो, नाच गाना देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारे सेनाओं को कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा मतलब तो इसी चीज़ से था कि राजा नहाया कि नहीं नहाया, राजा ने खाना खाया कि नहीं खाया, राजा कहाँ घूमने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने ध्यान रखा। कहा तो यही गया था कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब राजा एक दिन खा रहा था कद्दू की सब्जी, इन्होंने अंग्रेज़ों का नहीं भाई आप कद्दू की सब्ज़ी नहीं खा सकते हो। बोला क्यों नहीं खा सकते, बोला ये फ्रांस से आता है इसलिए आप नहीं खा सकते हो कद्दू की सब्ज़ी। तो राजा में हस्तक्षेप करने लगे। हालांकि कहानी है, रियलिटी नहीं है, मैं थोड़ा ना बैठा था वहाँ कद्दू की सब्ज़ी परोसने के लिए। ब्रिटिश भारतीय राज्यों के व्यय पर बड़ी सेना रख सकते थे, सिंपल सी बात है। अब सेना वो रखेंगे, बोलेंगे 10 सैनिकों को और नियुक्त कर रहे, खतरा हो जाएगा। राजा बोला रख लो बाबूजी। बोला कितना पैसा देना पड़ेगा, बोला 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर दीजिए आप। तो इससे क्या हुआ कि बहाना था भारतीय रियासतों की रक्षा करना, जबकि उद्देश्य क्या था, खुद की सेना को बढ़ाना। प्रश्न उठता कि सबसे पहला मूर्ख राजा कौन सा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार की, तो हैदराबाद का राजा था। ये बड़ा चौधरी बनता था, बोलता ठीक है हम आपकी ये बातें स्वीकार करते हैं। टीपू ने इसे कभी नहीं स्वीकार किया। ठीक है, तो इतने प्रोविज़न आपको याद रखना है। अब इनका क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे क्यों लगा लीजिए। पहला राज्य हैदराबाद था, दूसरा मैसूर था, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा। अब पेशवा ने जो किया था आपको पता है 1802 में कौन सी संधि आती है, बसीन की संधि, भोसले और सिंधिया। ठीक है, तो ये सब के सब थे। आपसे इसी में क्रम लगाने को दे देगा कि हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था। ठीक है, उम्मीद है आप पूरी बातें समझ गए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आल्प्स। आल्प्स पर्वत के बारे में क्या कहा जाता है, ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न उठता है वलित का मतलब क्या होता है। आप पढ़ते होगे ऐसी प्लेटें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक ऐसी प्लेट होती है। तो आप पढ़ते हो ना महासागरी और महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, महासागरी का मतलब जो सागर में होता है, महाद्वीपीय का मतलब जो जमीन पे होता है। ठीक है, स्थल पे। तो होता क्या है कि दो महाद्वीपीय प्लेट
जब आपस में अभिसरण करती हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ये इधर से नज़दीक आती तो ये नज़दीक इधर से आती है, तो कई बार क्या होता है कि जब यहाँ पे एक महासागरी और महाद्वीपी होगी, ठीक है, तो महासागरी की जो है वो नीचे डिप कर जाएगी। बट जब दोनों ऐसी ही मजबूत होंगी तो क्या होगा कि यहाँ से ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। दोनों लोग, आप एक काम करना, जो आपका ये पेज होता है ना A4 का, तो आप एक तरफ इधर पकड़ना, एक तरफ इधर, और दोनों को प्रेस करना। जब दोनों को प्रेस करोगे तो ऐसे उठ जाएगा। ये जो उठना होता है इसको कहते हैं फोल्डेड, और यही आप जब कई बार ऐसे उठाएंगे तो लहरें ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने लड़कियों के सलवार कुर्ते देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो चूड़ीदार कुर्ता होता है, जो सलवार होता है, उसमें आप देखना यही सलवट्टें बनी होती हैं। या सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने बचपन में जब स्कूल जाते होंगे, कई सारी लड़कियां भी जुड़ी हैं, वो भी देख रही हैं, तो जब स्कूल जाती होंगी तो फ्रॉक पहनती होंगी, तो फ्रॉक में नहीं काफ़ी सारी डिज़ाइनें बनी होती थी, और जब तक उन फ्रॉक में प्रेस ना कर दी जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता था। ठीक है, तो वो फ्रॉक की डिज़ाइन वो फोल्डिंग माउंटेन होती थी, तो इसी को आप समझ गए, फोल्डिंग माउंटेन। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है। आपको दे देगा हिमालय, आल्प्स, और आपको यहाँ पे बताइए जो अपनी एक श्रेणी है इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती, अरावली। ठीक है, तो आप यहाँ पे तीनों का तीनों लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ये अपशिष्ट है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब प्रश्न उठता है कहाँ पे? भाई साहब बहुत सारे देशों में, फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया। तो एक बार दिखा देते हैं आपको, कितने सारे देशों में, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी से हमारा प्यारा भारत। हम वेस्ट की ओर चले और जब यहाँ पे पहुँचे तो ये हमको मिलता है इटली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो इटली है ना, यहाँ पे जो वाइट वाइट आपको ये दिख रहा है ना, यही वास्तव में आल्प्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोकेशन देखो, ये फ्रांस से टच हो रहा, स्विट्जरलैंड से टच हो रहा, लिंचेस्टन से, इटली से, ऑस्ट्रिया से, क्रोएशिया से, ठीक है, हंगरी से, स्लोवाकिया से, सर्बिया से, अल्बानिया से, मतलब ये ऐसे बन के पूरा आ गया फोल्डेड माउंटेन। क्लियर, एक बार आपको हम और जूम करके दिखा दें क्या? पता नहीं आपको लग रहा होगा कि हवाबाजी तो नहीं कर रहे हो मास्टर। तो ये देखो, आप देख रहे हो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब ये पर्वत श्रृंखलाएं, इसी पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो सबके सब, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि माउंट ब्लांक, ठीक है, माउंट, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ब्लांक। ठीक है, ये देखो माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक वास्तव यहाँ की एक तो सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही पूरे के पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट ब्लांक कहाँ पे, तो आपने देख लिया कि बिल्कुल यहीं पे माउंट ब्लांक बनी हुई है ना। तो इतना 3D मैपिंग के जरिए आप नहीं देख सकते होंगे, लेकिन हमने देखो आपको पूरा एक एक पत्थर दिखा दिया, आपको माउंट ब्लांक में घुमा दिया, और ये देखिए आपको ऊपर चोटी के ऊपर सिरे पे भी बैठा दिया। ठीक है, तो अब आप इसे याद रखेंगे। चलिए, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2 अल्पाइन देश के अंतर्गत स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया आते हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स व यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि आल्प्स की तो है ही, साथ ही यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आप जवाब और देंगे कि एटलस, ठीक है, एटलस आपको बतानी है, और रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये दोनों कहाँ की चोटियाँ हैं। ठीक है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट की चोटियाँ हैं, कि ये एशिया की हैं, अफ्रीका की हैं, उत्तरी अमेरिका की हैं, दक्षिणी अमेरिका की हैं, या यूरोप की हैं, कहाँ की हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टेमिस मिशन के बारे में। सिंपल सा आपसे बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टेमिस मिशन क्या है? तो नासा का ये मानव रहित अन्वेषण मिशन है। अन्वेषण का मतलब खोज करना, खनन करना, कहाँ पर जाके? चंद्रमा पर और मंगल पर। मेनली ये 2024 में मंगल पर ही जाएगा, उसके बाद अगर मन हुआ तो चंद्रमा में भी चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मिशन क्या, आप बता देंगे। अगला आर्टिकल इसी में है निया का। निया का मतलब क्या होता है? नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट। ये अभी हाल ही में एक मिशन भेजा गया नासा का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इस निया का ही सब पार्ट होगा आर्टेमिस। ठीक है, हमें इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है,
वास्तव में इसरो के जो मिशन होंगे वो इम्पोर्टेंट हैं, बट इनके नहीं, इनका बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के मध्य यानी कि एस्ट्रॉइड के मध्य क्या डिफरेंस है ना। तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो गए थे, बट हम आज आपको बता देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? ये बर्फ व धूल कण से मिलकर बनते हैं, सन की ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है, और ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। अब आपको एक बार हो सकता है मे भी अगर मुझे एस्ट्रॉइड दिखाई पड़ गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे पृथ्वी आप देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी तो आपने देख ली, ठीक है। अब पृथ्वी के अलावा देखो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, शायद मे भी आपको, हाँ जैसे ये देखो छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये तो तारे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे और आपको दिख रहे हैं ना साइड में, ये सब के सब एस्ट्रॉयड है। एक मिनट रुको, हम आपको एक और पिक दिखाते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। आप इसे देखिए, देखिए ये देखिए सन है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ये सोलर सन है। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे टहलते हैं ना, इनको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड। क्लियर? तो आप यहाँ से समझ सकते, फिर से एक बार आप देखिए इसको ऐसे, जैसे ये देखिए अर्थ चक्कर लगा रही, तो यहीं पे छोटे छोटे, ये तो बिल्कुल क्लीन दिखाया गया है, यहीं पे आपको छोटे छोटे एस्ट्रॉयड मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं जानना है। फिर बात आती है कहाँ पे पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं, ठीक है। मार्स और जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं, ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का और जवाब देंगे, क्या कि जो क्यूपियर बेल्ट है वो वास्तव में कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। चलिए, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ये चीज़ें, आप में से अधिकांश बच्चों ने पढ़ा है इसलिए पता होगा। बात आती है ट्रोजन्स की। ट्रोजन्स तो आपने कल ही पढ़ा था मालवेयर को लेकर, ठीक है। तो वो ट्रोजन्स नहीं, ट्रोजन्स क्या हैं? ये ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो बड़े ग्रहों के साथ साझा कक्षा करते हैं। मतलब जो बड़े ग्रहों की जो कक्षाएं होती हैं ना, जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति मान लीजिए इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इनको कक्षाएं बोलते हैं। ये जैसे शनि है मान लो, ठीक है, तो ये शनि मान लीजिए अपने इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे जो ये चक्कर लगा रहा है, तो इससे हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर एस्ट्रॉयड भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हालांकि ये आपका शनि नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शनि आपका ये है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, फिर बात आती है प्रोजेक्ट लून के बारे में। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2020 में इसे बंद कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए चर्चा में आया था, तो आप देख लीजिए। हुआ क्या था कि 2011 में गूगल की एक पेरेंट कंपनी यानी कि उसी की एक सब कंपनी अल्फ़ाबेट, जैसे श्री IAS एकेडमी है, इसकी एक मतलब जो मेन कंपनी है वो कौन सी है? प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन। तो प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की जो पेरेंट कंपनी हुई वो श्री IAS हुई, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। होता क्या है कि इसमें प्रोजेक्ट लून में समताप मंडल में, ठीक है, गुब्बारों का एक नेटवर्क भेजा जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा सके, ठीक है। 2020 में इसे बंद कर दिया गया, कारण काफ़ी सारे चक्रवात वगैरह आए थे इस चीज़ के लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में दो चीज़ें और बताएंगे। आजकल आपको काम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपका प्रीलिम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। दो काम ये बताएंगे कि ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ में, समताप में, मध्य मंडल में या बहिर्मंडल में, ठीक है। दूसरी चीज़ बताएंगे कि ओजोन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। हम आपको 4 प्रोटोकॉल बता रहे हैं, इनमें से बताइए कौन सा प्रोटोकॉल होगा। पहला क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा कार्टेजना प्रोटोकॉल, तीसरा नगोया प्रोटोकॉल, चौथा आपका बताइए कौन सा? सिंपल सा है, अच्छे से आपको पता है, ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे। अब बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। आप में से समझ ही गए होंगे सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, चलो मॉन्ट्रियल तो है, लेकिन इसके अलावा एक और है, अब आप उसका नाम बताना, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल भी बताना, मॉन्ट्रियल तो बता ही दिया है मैंने, तो अब आप उसके अलावा एक और प्रोटोकॉल का नाम बताना जो मॉन्ट्रियल के बाद लागू हो रहा है, ठीक है, या उसके पहले लागू हुआ। चलिए, अगला है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट क्या? अमेरिका का स्थानीय देशज फल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएई में भारत ने अभी इसे भेजा है, तो यूएई की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अमीरात जैसे अपने यहाँ इंडिया में स्टेट होते हैं ना, तो वैसे ही यूएई में अमीरात होते हैं। अमीरात का मतलब अलग अलग स्टेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि वास्तव में यूएई की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम थोड़ा सा वेस्ट की ओर गए, जब वेस्ट की ओर हम जाएंगे तो ये हमको मिलेगा क्या?
सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ये कुवैत, ये बहरीन, ये कतर, ये आबू धाबी, ये दुबई, ठीक है, ये आपका क्या है, ओमान। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। अब हम आपको यहाँ पे और अच्छे से थोड़ा सा पास में और ले जाएं। ये जो आपका दुबई है, ठीक है, यही वास्तव में, ये देखो, ये आपको दिखा आबू धाबी, अरे थोड़ा और हो जाओ भाई, यूएई, ठीक है, ये आपका यूएई है। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्या, गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ, इन दोनों गल्फ को कौन जोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, आप उस स्ट्रेट का नाम बताएंगे, उस स्ट्रेट का क्या नाम है जो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। बहुत ज़्यादा आज आपको काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ें आप बता देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का आर्टिकल, लास्ट का पहला आर्टिकल है संसदीय सत्र के बारे में। इसको जब आप पढ़ लेंगे, वास्तव में ये करंट में चर्चा में रहा है, तो मैंने इसे सुभाष कश्यप की हमारी जो संसद है बुक है, उससे मैंने आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है, ताकि इसके बाद इस टॉपिक को लेकर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप एम लक्ष्मीकांत, डी बसु या अदर कोई बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ दे देते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने एक जगह संकलित किया है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया कि संसदीय सत्र होंगे, यानी कि संविधान में इसका वर्णन मिलता है। दूसरी बात, संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास है, सरकार के पास। आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, या विपक्ष के पास है तो गलत हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास है तो गलत हो जाएगा। देखो आप लोग ये भी सोचा करो, हालांकि आपको तो नहीं ज़रूरत है जब तक मैं हूँ, लेकिन सोचा करो कि क्या क्या ऑप्शन बना सकता है गलत कराने के लिए। जब ये पता चल जाता है ना कि ये जैसे सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि अगर इतने काम हम करेंगे तो ये गंदे काम होते हैं, तो घर से पिटाई हो जाएगी। अगर हम मतलब इधर उधर घूमने गए, लोगों से बातें कर रहे, गप्पे लड़ा रहे, कुछ भी कर रहे, तो घर वाले डांटेंगे। तो आपको जैसे वो बातें पता होती ना, वैसे ही आप क्वेश्चन में भी पता किया करो क्या क्या गलत बना सकता है ऑप्शन, तो आपको वो क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाएगा। और श्री IAS अकेडमी इसी पे काम करती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी खास बात क्या है कि ये निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है कि कब सत्र बुलाना है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मोहर लगा देते हैं, ठीक है। तो हेड मेन कौन हुआ, कैबिनेट समिति, ऊपर उससे हेड कौन हुआ, गवर्नमेंट, राष्ट्रपति क्या हुआ, औपचारिक। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद सदस्यों को बुलाया जाता है, यानी कि संसदीय सत्र की बैठक को बुलाया जाता है, ठीक है। प्रश्न उठता है क्या संसदीय सत्र के बारे में, क्या भारत में कोई डेट, कोई कैलेंडर है? तो भाई साहब कोई डेट और कोई कैलेंडर नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा ये बन गई है कि हम कम से कम वर्ष में 3 बार सत्र बुलाएंगे। सत्र का मतलब ये होता है सेशन, है ना, 3 बार क्लास ली जाएगी बच्चों की। बच्चों का मतलब जितने भी वहाँ के विधायक होंगे, सॉरी विधायक मैं कह रहा हूँ, सांसद जितने होंगे उनके लिए, ठीक है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है 3 सत्रों का। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में तीनों सत्रों का भली बात ही वर्णन किया गया है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो रोज़ सुनते रहते हो हाँ 3 होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि संविधान में वर्णन है कि नहीं है, ठीक है। प्रश्न उठता है भाई तीनों सत्र कौन कौन हैं? सबसे लंबा सत्र जिसे माना जाता है उसे कहते हैं बजट सत्र। दूसरा नंबर पर जो सत्र आता है उसे कहते हैं मानसून सत्र, और तीसरे नंबर का जो सत्र होता है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र। बजट जो सत्र होता है वास्तव में जनवरी के अंत में, आप देखेंगे जनवरी के अंत में सबसे पहले क्या जारी किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके 2 दिन बाद बजट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे कब जारी किया जाता है, बजट के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले। आजकल यूपीएससी इन ना छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को इतना बड़ा क्वेश्चन बता दिया गया है, क्या करते हैं, बजट पढ़ लो, क्या कर लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। अरे भाई आपको इकोनॉमिस्ट बनना है क्या? आपको बजट क्यों पढ़ना है? नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग इंडिया ईयर बुक पढ़ डालते हो। मतलब यूटिलाइजेशन किया करो हर चीज़ का। आप श्री IAS अकेडमी के साथ हो, बजट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको ऐसे ही यहाँ पे पढ़ा देंगे, क्योंकि बजट में जो चीज़ आती है वो भारत के गजट पत्र में आती है, राजपत्र में, और वो फिर PIB में पब्लिश होता है। तो PIB तो हम कंप्लीट कराते ही हैं ना। और यूपीएससी बजट पे क्वेश्चन बजट देख कर नहीं बनाती है, PIB देख कर बनाती है।
ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। चलिए, जनवरी के अंत से मई के प्रथम सप्ताह तक ये होता है। ठीक है, रही बात दूसरा सत्र मानसून की, तो जुलाई से अगस्त के मध्य केवल 3 सप्ताह का। अभी आप देख रहे हैं इस समय पेगासस पे ही चर्चा चल रही है, कृषि कानून पे ही चर्चा चल रही, हुड़दंग हो रहा है, तो ये 3 सप्ताह भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है, संसद सत्र को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कैसे? आपने यहाँ पे देखा कि सर बुलाने की शक्ति सरकार के पास है और आहूत राष्ट्रपति करता है, तो हम इस पर किसको टिक करके आएंगे? अगर उसमें लाइन ये दे आपको कि संसद सत्र को आहूत करने की शक्ति है या आहूत करता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा लोकसभा अध्यक्ष, वहाँ पे ऑप्शन देगा भारत सरकार, वहाँ पे ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, वहाँ पे ऑप्शन आपको देगा क्या बताइए, आपको दे देगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, भारत सरकार कभी ऑप्शन में नहीं देगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इन्हीं को देगा। और जब ऐसा दें तो आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे, और जब राष्ट्रपति ना दिया हो और भारत सरकार दिया हो केवल, तो आप भारत सरकार का जिक्र करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, यूपीएससी ऐसे गंदे काम करती नहीं कि दोनों सिमिलर क्वेश्चन ही पूछ ले। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें यही आया है कि संसद सत्र को राष्ट्रपति आहूत करता है, मेनली शक्ति भारत सरकार के पास होती है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि क्या कितने सत्र हो सकते हैं अधिकतम, तो कहा यह गया है कि संसद सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम कहें कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 2 बार 2 सत्रों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दें, हालांकि उसको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 6 माह का जो अंतर है, लेकिन हमें बीच ही में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो आपको अच्छे से पता है, कोविड-19 के पैंडेमिक हो या कोई भी टाइम हो, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है क्या, अध्यादेश जारी करे, और जो अध्यादेश होता है उसकी पावर बिल्कुल सेम टू सेम एक कानून की तरह होती है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए, तो इतनी ही बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इतनी बातें जब याद रखेंगे, बाकी अध्यादेश जब हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है अध्यादेश, तो इस पर हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है इसी में, स्थगन व अनिश्चित काल के लिए स्थगन की जो शक्ति है वो सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, यानी कि लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के पास। राज्यसभा का सभापति का मतलब कौन? उपराष्ट्रपति। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है उपसभापति, तो नहीं साहब, सभापति के पास। ठीक है, दूसरी बात, सत्रावसान की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब क्या हुआ? सत्र का अवसान। सत्र का अवसान का मतलब सत्र की समाप्ति। जैसे मानसून सत्र है, ये समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति फिर से आएंगे, सबको धन्यवाद करेंगे, जिसको धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो सत्र को बुलाना राष्ट्रपति, सत्र को समाप्ति राष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। ठीक है, ये बातें याद रखना, क्वेश्चन बनता है। कोरम क्या है? कई बार आपने पढ़ा, कोरम का मतलब होता है लोकसभा के टोटल सदस्यों का 1/10, राज्यसभा के टोटल सदस्यों का 1/10। यहाँ पे आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन में क्या दे देगा? कोरम के संदर्भ में बताइए, नंबर 1 ऑप्शन, ये संसद के सदनों का 1/10 सदस्यों की संख्या होती है। ये संसद के 1/10 सदस्यों की संख्या होती है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद में कौन आ गया? दोनों आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा इंडिपेंडेंट रूप से आएगा। ठीक है, सदन दे देगा, सदन के 1 और ब्रैकेट में लोकसभा जरूर देगा। ठीक है, तो राज्यसभा में 25 मेंबर, लोकसभा में 55 मेंबर। ठीक है, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, अभी 245 हैं, 543 हैं, हालांकि 2 इसमें वैसे होते हैं, तो ये अमेंड होता रहता है, हालांकि अब तो नया ही आ जाएगा परसीमन में। चलिए, अगला इसी में है संयुक्त बैठक। प्रश्न उठता है, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक को लेकर इशू होने पर, जब दोनों सदनों में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में मेंशन है, यानी कि संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आपसे क्वेश्चन घुमा देगा। आप देखो, होता ही है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज हानिकारक है। एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, उसके क्वेश्चन पे सोचो।
सपोज करो अगर आपको यही क्वेश्चन दे दे संयुक्त बैठक के संदर्भ में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, इतना ही दे दे, 5 मिनट तक ये लग जाएगा कि भगवान किया है कि नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपने लाइन ही नहीं पढ़ी थी ऐसी। समझ गए? तो इसलिए याद रखना कि हाँ, भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। साधारण विधेयक के संदर्भ में ही संयुक्त बैठक का प्रोविजन है। धन विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में इसका प्रोविजन नहीं है। और एक और बात, विधानसभा में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि विधानसभा संयुक्त बैठक बुला सकती है तो नहीं बुला सकती है। क्या विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 5 बार यूपीएससी ने विगत 5 वर्षों में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, प्रश्न उठता है संयुक्त बैठक जब होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर वो है, नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ध्यान देना, यानी कि उपसभापति। उपसभापति का मतलब जो सदन का सदस्य होगा। क्या सभापति करेगा? नहीं। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वो नहीं करेगा, आपको यहीं पे घुमा देगा कि सभापति करेगा, तो पता होना चाहिए नहीं साहब, उपसभापति करेगा। आप लोग एक काम और किया करो, जितनी बातें बता देते हैं ना, इनको यहाँ साइड में लिख लिया करो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपका ये आर्टिकल बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें नहीं होती हैं और ये चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे हमारा सदन का कोई अन्य व्यक्ति, अगर ये दोनों नहीं प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, प्रश्न उठता है किस नियम के तहत? लोकसभा के नियम यहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है मजदूर वर्ग के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले। ये चर्चा में इसलिए आया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की तरह भारतीय मजदूर जो सम्मेलन है उसको बुलाया गया, तो उसमें ये कहा गया कि भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता, जो श्रम संगठन है, उसकी जो कन्वेंशन 144 को जो रेटिफाई किया है, तो उसको भारत सरकार को मानना ही चाहिए क्योंकि संसद ने उसे रेटिफाई किया। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कन्वेंशन 144 किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे आईएलओ से। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है मजदूरों से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा काफ़ी सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। तो रिपोर्ट को तो कभी हम इंडिपेंडेंट रूप से डिस्कस करेंगे, बट अभी इस बॉडी को देख लेते हैं। ये यूएन की एक त्रिपक्षीय संस्था है। त्रिपक्षीय का मतलब इसमें 3 लोग शामिल हैं, सरकारें भी, नियोक्ता भी और श्रमिक भी। अगर आपसे यहाँ पे सरकारें शामिल होती तो हम क्या कहते हैं, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अब आपको यहाँ पे घुमा देगा कि आईएलओ के संदर्भ में ये एक अंतर सरकारी संगठन है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही लाइन होनी चाहिए, त्रिपक्षीय संस्था है। ठीक है, क्या यूएन के सभी मेंबर हैं? तो नहीं, केवल 187 कंट्री मेंबर हैं, जबकि यूएन में कितने? 192। क्या इसे नोबेल प्राइज़ मिला है? तो हाँ, 1969 में इसे शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। गठन कब हुआ? 1919 की वर्साई की ट्रीटी के साथ। हुआ क्या था कि 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, तो उसके बाद ही मजदूरों ने, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन में काफ़ी योगदान किया था, तब इस संगठन की डिमांड हुई। और साथ ही जब यूएन का गठन हुआ, यूएन के पहले आपको पता होगा कि राष्ट्र लीग थी, है ना, जिसको नेशन लीग बोलते हैं। तो उसके बाद जब यूएन का गठन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यूएन में पहली विशिष्ट संस्था के रूप में इसी का नाम दर्ज है। ठीक है, हमें जो पढ़ना था वो ये कि नागरिक संहिता, मजदूरों के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी पहलें शुरू की हैं। तो एक तो है नई श्रम संहिता, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सब। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पेंशन योजना, हम इसे आपको कवर कराएंगे। हालांकि मुझे याद है कि मैंने पिछले महीने के आर्टिकल में कवर कराया था, फिर भी एक बार कवर करा देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अगर आपको आ जाए भारत सरकार द्वारा मजदूरों के लिए कौन कौन सी पहलें की गई हैं, तो आप काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट आर्टिकल, मंकी बी वायरस मैकॉक बंदरों में पाया गया है, चर्चा में रहा है। हालांकि ये 1932 में पहली बार ही चर्चा में आ गया था। सतह पर घंटों ये जीवित रह सकता है ये वायरस, यानी कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है इस मामले में। ध्यान देना, इस मामले में खतरनाक है। कैसे फैलता है? बंदरों के साथ आप संपर्क में आएंगे, उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी जो पोटी है वो अगर आपके घर के मकान के ऊपर करके गए और आपने उसको हाथ से साफ कर दिया या पानी यानी डाल दिया, तो इससे भी फैल सकता है। उन्होंने आपको कट्टू कर लिया, मान लो काट लिया, खरोंच दिया, ठीक है, तो इससे भी आप में फैल जाएगा। मानव से मानव में संचरण क्या हो सकता है? तो अभी तक इसका केवल एक ही केस मिला है, तो इसलिए हमें पूरी तरह नहीं कह सकते कि हाँ सच में मानव से मानव में संक्रमण हो सकता है,
क्या कोई टीका उपलब्ध है यानी कि कोई वैक्सीन? तो अभी बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या मौत भी हो जाती है? भाई साहब बहुत ज़्यादा, 70 से 80% लोग मर जाते हैं अगर ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके आज काफ़ी सारे आर्टिकल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप 40 मिनट तक क्यों ले जाते हैं, तो वही बात है, हमने आपसे वादा क्या किया है कि हम आपको इस करंट पढ़ाने के साथ जीएस भी पूरा कवर करा देंगे, यानी कि 70+ क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। और इससे दो फायदे होंगे। एक बात बताओ, यहाँ संसद सत्र आपने पढ़ लिया, वहाँ पे भी संसद सत्र आप हमसे पढ़ लोगे, तो आपने अगर लगभग हमसे 10 बार संसद सत्र पढ़ लिया तो आपका 10 टाइम्स रिवीजन हो गया, गाने की तरह याद हो जाएगा भाई। जैसे आपको गाने सब के सब याद रहते हैं ना, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो वही बात है, इसमें वैसे भी जुबिन नौटियाल इतने अच्छे अच्छे गाने ला रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कोर्स लेके आएँ। ठीक है, उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ के मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स 22 जुलाई 2021 के साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।